कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, पीएम मोदी को असैसिनेट करने की तैयारी थी सीआईए की। सीआईए खुफिया एजेंसी है अमेरिका की और उसका एक खुफिया एजेंट था अरवेल जैक्सन। अरवेल जैक्सन पूरी तरीके से तैयारी में था कि वो पीएम मोदी को असैसिनेट कर दे। इसको टास्क मिला था, लेकिन ये तो भला हो पुतिन साहब का कि पुतिन की मदद से, मतलब रसिया की इंटेलिजेंस एजेंसी की मदद से और भारत की एजेंसी की मदद से दोनों ने मिलकर के एक संयुक्त ऑपरेशन किया और उसके बाद इसको एलिमिनेट किया, जिस वजह से पीएम मोदी की जान बच पाई। आपको याद होगा जब एससीओ समिट में पीएम मोदी गए हुए थे तो वहां पर कुछ समय के लिए ये पुतिन की गाड़ी में अचानक से आकर के बैठ गए थे और ये वहां पर लंबे समय तक बैठे रहे। ये कोई भी प्लान नहीं था, कोई भी प्री प्लान नहीं था। अचानक से जाकर के उनकी गाड़ी में बैठे और 30 से 45 मिनट तक बैठे रहे। अमूमन प्रधानमंत्री का एक एक मिनट वो क्या करने वाले हैं, कब स्पीच देंगे, कहाँ पर जाएंगे, कितना बजे कहाँ पर रहेंगे, ये सब पहले से क्लियर रहता है। लेकिन यहाँ पर जब वो आधा घंटे से ज़्यादा के टाइम तक पुतिन की गाड़ी में बैठे रहे और वहाँ पर बातचीत करते रहे तो लोगों को बहुत सारी चीज़ें हुई। हालांकि लोगों ने इस तरीके से भी देखा कि ये पीएम मोदी हो सकता है अपने फ्रेंडशिप के लिए बैठे होंगे, लेकिन फ्रेंडशिप के लिए 5 मिनट बैठोगे, 10 मिनट बैठोगे। एक तो आप जहाँ पर गाड़ी में बैठे तो ट्रांसलेटर भी नहीं था, तो ऐसा भी नहीं था कि ये दोनों हालचाल बतला रहे थे। भाई वो रसियन जानते हैं, ये हिंदी जानते हैं। तो अब शुरुआत में थोड़ी सी सुगबुगाहट तो उठी, लेकिन बातें दब करके रह गई। लेकिन आज जो मैं आपको जो जो चीज़ें दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, इसके बाद आपको ये साफ नज़र आने लगेगा कि जो जो ये स्पेक्युलेशन चल रही हैं इसमें कितनी सच्चाई है। खैर, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, एमजेटी एजुकेशन इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि ये जो अरवेल जैक्सन था ये पीएम मोदी को मारने ही आया था। आज तक मैंने जो भी वीडियो आपको दी है, बिल्कुल जो ऑथेंटिक सोर्स रहते हैं उसको मैं आपको रेफरेंस के साथ दिखाता हूं और जो पुख्ता खबर रहती है, सच्चाई वाली रहती है, वही मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन आज की जो वीडियो होने वाली है उसकी सत्यता का मैं प्रमाणन नहीं करूंगा। कारण ये है कि ये जिस विभाग की मैं बात करने जा रहा हूं इसकी खूबी या कहो बुराई ही यही है, एजेंट्स वगैरह की या खुफिया एजेंसियों की काम करने का तरीका ही यही है कि कभी कोई क्लेम नहीं करता है। चाहे वो रॉ हो, चाहे वो सीआईए हो, चाहे वो एफएसबी हो या कोई भी हो, मोसाद हो, कुछ भी हो, ये सब कभी भी जो भी ऑपरेशन करेंगे वो क्लेम नहीं करेंगे कि हाँ ये हमने किया। हाँ, मोसाद इस मामले में थोड़ा सा अपवाद स्वरूप है, 1-1.5 महीने बाद या 1-2 साल बाद वो बता ही देता है। या तो कुछ चीज़ें सीआईए के जो रिटायर्ड हो जाते हैं एजेंट, जो अधिकारी रहते हैं, जब वो 60-70 साल बाद या 50 साल बाद जब कोई अपने बुढ़ापे में किताबें लिखते हैं तब उसमें खुलासा करते हैं कि हाँ हमने ये 1960 में ऐसा ऐसा करने का प्रयास किया था, ये चीज़ फेल हुआ था या ये चीज़ें हमारी सक्सेस हुई थी। लेकिन कोई ऐसा तुरंत में कोई क्लेम नहीं करता है। तो जब ये नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों करें, है ना। तो मैं आपसे भी आज गुजारिश करूंगा कि आप आज की ये वीडियो बस कल्पना मात्र सुन करके, समझ करके आप देखते चलिए, लेकिन जो जो चीज़ें मिलेंगी ना उसको आप लिंक करते चलिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक्चुअल में आप देखोगे ये आर्टिकल दिखेगा ऑर्गेनाइजर का। जितने भी प्रिंट मीडिया हैं उनमें संभवतः ये सबसे पहले है जिसने ये खबर छापी है, वरना ये खबर तो चल रही थी 15 दिन से कि पीएम मोदी को असैसिनेट करने की प्लानिंग की गई थी और वो प्लानिंग फेल कर दिया रॉ और एफएसबी के एजेंट से मिलकर, या कहें कि रसिया और इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मिल करके। तो सोशल मीडिया पर तो चल रही थी, लेकिन मैंने तब तक वीडियो नहीं बनाई। अब इस चीज़ों की बहुत तेज़ी से आप अचानक से देखोगे सोशल मीडिया पर भरमार आ गई। इसके अलावा अब प्रिंट मीडिया भी छापना शुरू कर दिया। प्रिंट मीडिया ने छापना शुरू किया तो फिर लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ी, तो मैंने भी सोचा आपको भी बता दें। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल छपा ऑर्गेनाइजर का कि इंडिया रसिया ने फेल किया सीआईए प्लॉट टू असैसिनेट पीएम मोदी, मिस्टीरियस डेथ हुआ है टेरेंस जैक्सन का। एक्चुअल में ये जो टेरेंस अरवेल जैक्सन था यही वो सीआईए एजेंट था जो कि यूएस स्पेशल फोर्सेज में भी काम कर चुका था, जो ढाका में डिप्लॉय किया गया था। ढाका में इसको 2 टास्क दिए गए थे। कौन कौन से, अभी मैं आके आपको बताऊंगा। तो ये वहां पर डिप्लॉय किया गया था ढाका के होटल में। संदिग्ध अवस्था में ये मृत पाया गया। कब? 31 अगस्त 2025 को। आप यहाँ पर नवभारत टाइम्स का भी आर्टिकल देख पाओगे। भारत रूस ने पीएम मोदी को मारने वाले सीआईए की साजिश को नाकाम की। ढाका में अमेरिकी सैन्य अधिकारी की रहस्यमयी मौत हुई है। अब ये जो व्यक्ति था अरवेल जैक्सन, ये सीआईए का था एजेंट और एक काफ़ी एक्सपीरियंस्ड एजेंट था।
काफ़ी सीनियर मोस्ट पद पर ये था। CIA आप जानते हो ये सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के नाम से जानी जाती है, अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। दुनिया भर में तमाम बदमाशियां करने का रिकॉर्ड इसके नाम है। ये एक बार पूर्व अधिकारी भी थे CIA के, वो ये बोल रहे थे कि हमने 60 से ज़्यादा देशों में सरकारें गिराई है। CIA के CIA डीप स्टेट के नाम से भी लोग कहते हैं जनरली, मतलब CIA के बहुत सारे विंग्स हैं, बहुत सारे यूनिट्स हैं। अमूमन आप देखते हो हर एक इंटेलिजेंस एजेंसी के अंतर्गत बहुत सारी यूनिट्स बनाई जाती हैं जो अलग अलग देशों में अलग अलग सेक्टर में काम करती हैं। इनका काम खुरापात करने का होता है, ये सरकारें गिराने के लिए मशहूर हैं। ये दुनिया भर में आप देखोगे, ये आप मैप देख रहे हो, जिन जिन देशों में आपको यहाँ पर नाम दिख रहे हैं ना, आप एक चीज नोटिस करोगे, पिछले कुछ ही सालों में इन सभी देशों में सरकारें गिराई गई हैं। चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो पाकिस्तान की इमरान खान की सरकार हो। और इन देशों में सत्ता परिवर्तन होने से नुकसान भारत को हुआ है कहीं ना कहीं। और भारत जो है इसमें भी प्रयास किया गया, ऐसा नहीं कि भारत में प्रयास नहीं किया गया। अब भारत के केस में दिक्कत क्या हो जाती है, देखो पाकिस्तान में इन्होंने क्या किया, सिंपली संसद को खरीद लिया। संसद की ज़्यादा मात्रा में सांसदों को खरीद लो, ये लोग भिखारी होते ही हैं, खरीद लो, कम पैसे में बिक जाएंगे, आराम से सत्ता गिर गई संसद में, तो सत्ता पलट गई। नेपाल में ये लोग जनजी प्रोटेस्ट करवा करके करे, बांग्लादेश में ऐसे ही जनजी प्रोटेस्ट, और जनजी प्रोटेस्ट वाला ही पैटर्न श्रीलंका में भी हुआ। यहाँ पर सैन्य तख्ता पलट करवा दिए थे, हालांकि इसमें म्यांमार वाले में चाइना का भी ज़्यादा रोल बताया जाता है। खैर, इन सब में कहीं ना कहीं अमेरिका की डीप स्टेट का हाथ बताया जाता रहा है। बांग्लादेश वाले में तो खुल करके जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी, इन्होंने खुल करके बता दिया निकलने के बाद कि हाँ एक गोरा व्यक्ति आया था, वो हमसे डील कर रहा था सेंट मारिन द्वीप को लेकर। सेंट मारिन द्वीप अगर मैं दे देती तो मेरी सत्ता बच जाती। तो सेंट मारिन द्वीप का क्या इतिहास है उसको भी अभी हम लोग जानेंगे। आज हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक पर कि पीएम मोदी जब SCO समिट में गए थे तो उनको असैसिनेट करने की कोशिश की गई। ये कोशिश नाकाम हुई, कैसे हुई, क्या हुआ, सब कुछ जानेंगे। तो आप देख पाओगे, इस पर मैंने आपको वीडियो भी दी हुई थी। 7 सालों के बाद भारतीय प्रधानमंत्री पहली बार चाइना गए। चाइना में ये SCO समिट हो रहा था, 31 अगस्त से 1 सितंबर तक हुआ था। 31 अगस्त को भव्य स्वागत हुआ इनका। जापान से लौट करके ये चाइना पहुंचे थे पीएम मोदी, और रेड कारपेट पर स्वागत हुआ। और पूरी दुनिया की निगाहें इस समिट पर थी, क्योंकि इस समिट में 3 बड़े देश के लीडर एशिया के ये मिल रहे थे, पीएम मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन। इसे RIC समिट के रूप में भी देखा जा रहा था कि एक RIC नाम का एक नया गुट बन रहा है। 3 महाशक्तियां एशिया की इकट्ठा हो रही हैं। और ट्रंप चाचा को इसको लेकर के बहुत ज़्यादा तकलीफ भी थी। ट्रंप बार बार ये इसको लेकर, मतलब आप देखो जब तक ये समिट चली 2 दिन 3 दिन तक, तब तक वो लगातार ट्वीट पर ट्वीट मारे जा रहे थे, कुछ ना कुछ ये बोले जा रहे थे कि अगर ये करोगे तो ये कर देंगे, वो करोगे तो वो कर देंगे, मतलब बौखला सके थे। और वो होते हैं ऐसा, ट्रंप जो है वो बौखली आदमी है। खैर, यहाँ पर ये तस्वीर जो है आई वो और ज़्यादा परेशान करने वाली थी। ये तीनों ही महाशक्तियाँ एक साथ ऐसे हंस हंस कर बतला रहे हैं। ये एक चिढ़ाने टाइप का था कि देखो तुम टैरिफ पे टैरिफ लादे जा रहे हो और हम जो हैं वो हम लोग खुश हैं, कह रहे हैं लगाओ, जो कुछ करना हो कर लो। व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि भाई हम पर तो 2022 से तुम लाद रहे हो, कुछ कर नहीं पाए अब, और तुम अभी कर रहे हो। भारत पर उस समय अगर आपको याद हो तो 6 अगस्त को ही 50% टैरिफ लग चुका था। मतलब अप्लाई 27 अगस्त से होना था, लेकिन 6 तारीख को ही अनाउंस कर दिया था उन्होंने, और 31 अगस्त को ये समिट होनी थी। और शी जिनपिंग पर 30% टैरिफ उस समय चल रहा था। हालांकि अब ये टैरिफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 130% हो गया है, लेकिन तब के टाइम पर 30% इन पर चल रहा था। वहाँ पर एक घटना होती है। घटना ये होती है कि पीएम मोदी अचानक से जाकर के वो बैठ जाते हैं व्लादिमीर पुतिन की गाड़ी में। अमूमन आप देखते हो पीएम मोदी का 1-1 मिनट डिसाइड होता है कि कब कितने बजे वो कहाँ जाएंगे, कितने बजे स्पीच देंगे, कितने बजे बाहर आएंगे, एयरपोर्ट पर कब जाएंगे, यहाँ पर कब जाएंगे, होटल में कब जाएंगे, 1-1 मिनट फिक्स रहता है। लेकिन अचानक से अनशेड्यूल तरीके से ये जा करके व्लादिमीर पुतिन की गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब बैठते हैं तो फिर लोग ये सोचे चलो भाई यारी दोस्ती में हो सकता है, क्योंकि पीएम मोदी जो है ये हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, इसके लिए जाने जाते हैं। ये गले मिलने की प्रक्रिया इन्होंने शुरू की, नमस्ते वाला प्रचलन दुनिया में पहुंचाने में इन्होंने शुरू किया एक प्रकार से। तो ये कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। तो अब देखो, जैसे माय फ्रेंड कहने का तरीका भी, ट्रेंड भी इन्होंने ही शुरू किया। अब आज के टाइम पर देखोगे बहुत सारे वर्ल्ड लीडर एक दूसरे को माय फ्रेंड करके ट्वीट करने लगे हैं, वरना सब प्रोफेशनल किया करते थे। तो देखो, ये जब जाकर बैठे तो लोग वैसे ही नॉर्मली लिए, इसको कैजुअली लिए, लेकिन ये बैठे और बैठे रहे, 30 से 45 मिनट तक बैठे रहे। अब लोगों को होने लगी टेंशन।
भाई यहाँ पर बैठ करके तुम दोनों कर क्या रहे हो, क्यों टेंशन होने लगी, पुतिन के साथ ही तो बैठे हैं और एक सिक्योर्ड गाड़ी में बैठे हैं। टेंशन इस बात की थी कि ये जानते हैं हिंदी और ये जानते हैं रसियन, इन दोनों के बीच में जब भी कोई बातचीत होती थी तब बात होती थी एक ट्रांसलेटर के थ्रू। आप कभी भी देखोगे जब भी बात होती है तो एक ट्रांसलेटर पीछे पीछे दौड़ता रहता है, वो ट्रांसलेट कर करके बताता रहता है। अब तुम दोनों गाड़ी में बैठे हो, ट्रांसलेटर है नहीं, तो बात क्या कर रहे हो, इसका मतलब कि क्या कर रहे हो, बैठे हो वहां पर और शांत मुद्रा में बैठे हो, तो क्या ऐसा दिक्कत हुआ है, कुछ ऐसा था। बाद में ये बात निकल करके आई कि इनपुट था रसिया को कि पीएम मोदी पर अटैक हो सकता है, पीएम मोदी को असैसिनेट करने का कुछ इनपुट मिला है और इसमें सीआईए एजेंट का हाथ है। इसको लेकर के अब यहाँ पर ये चल रहा था मीटिंग और ढाका में एक बैठा बंदा था और वो बंदा असैसिनेट कर दिया जाता है, संदिग्ध अवस्था में मृत पाया जाता है। उसके पेय पदार्थ में पोलोनियम मिला हुआ मिलता है, वो पीता है और निपट जाता है। ये 31 अगस्त के ही दिन की बात थी जिस टाइम पर ये पीएम मोदी बैठे थे गाड़ी में। अब ये बातें निकल करके आ रही हैं कि रॉ के एजेंट और रसिया की खुफिया एजेंसियों के एजेंट जो कि एफएसबी है आज के टाइम पर, तो इन दोनों एजेंसियों के जो एजेंट्स हैं इन्होंने मिल करके संयुक्त ऑपरेशन किया दोनों की सहायता से और इसे निपटा दिया गया। हालांकि इसकी ऑफिशियल पुष्टि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कभी कोई क्लेम नहीं करेगा। तो अब ये बंदे में खासियत क्या थी, देखो ये सीआईए का एजेंट रह चुका है और एक ट्रेंड एजेंट था, मतलब कि एक सीनियर मोस्ट लेवल पर था, मतलब खुद तो बहुत सारे कारनामे कर ही चुका था अपनी लाइफ में और बाकी लोगों को भी ट्रेंड करने का काम करता था। तो इसको मिले थे 2 टास्क। पहला टास्क ये था कि पीएम मोदी का असैसिनेशन करवाना, ध्यान रहे। दूसरा ये टास्क मिला था इसको कि ये ढाका में जो सेंट मारिन द्वीप है, मतलब बांग्लादेश का जो सेंट मारिन द्वीप है, ढाका में नहीं है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको मैप में, तो उस सेंट मारिन द्वीप पर अमेरिका में कुछ ऐसे डीप स्टेट के लोगों को ट्रेंड करना, साथ ही साथ ढाका की मिलिट्री को भी ट्रेन करना। फिर से उसी बात पर आते हैं जब मैंने आपको बताया कि शेख हसीना निकलते ही ये बोली थी, देश छोड़ते ही ये बोली थी कि हमसे एक गोरा व्यक्ति आया था और मांग रहा था सेंट मारिन द्वीप हमको दे दो। सेंट मारिन द्वीप आप देखोगे जैसे ये बांग्लादेश का मैप है तो यहीं पर नीचे सेंट मारिन द्वीप है, एक छोटा सा द्वीप है। यहाँ पर यूएसए इसको लेना चाहता था पूरा द्वीप और इस पर अपना एयरबेस बनाना चाहता था, लेकिन शेख हसीना नहीं दी और बदले में हुआ क्या, वहां पर सत्ता परिवर्तन हो गया, कू हो गया, जंजीज के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, एक प्रकार से छात्र संगठनों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया और फिर वो प्रोटेस्ट बढ़ते बढ़ते सत्ता से उखाड़ फेंका उनको। फिर आए मोहम्मद यूनुस और उन्होंने डायरेक्टली उठा के दे दिया क्योंकि वो पपेट हैं, आप जानते हो अमेरिका के। अब इस सेंट मारिन द्वीप का ही ये टास्क इसको मिला था कि यहाँ से ये पूरा का पूरा ऐसा चीज़ बनाए कि यहाँ पर यूएसए अच्छे तरीके से पूरा दक्षिण एशिया को मैनेज कर सके, वहाँ पर डीप स्टेट अच्छे से काम कर सके। दूसरा टास्क इसको मिला था कि 31 अगस्त को ही एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी का असैसिनेशन करवाने का। अब आप कहोगे ये तो ढाका में बैठा था होटल में, ये कैसे वहाँ पर जाकर असैसिनेट कराता। तो देखो जैसा कि मैंने आपको बताया ये सीनियर मोस्ट अधिकारी था, इसके बहुत सारे खुफिया एजेंट्स होंगे, है ना, एसेट होंगे, तो वो एसेट घूमा कर रहे थे और उन्हीं में से कोई कुछ ना कुछ कर सकता था। आपको हो सकता है ये स्टोरी टाइप का लगे, हो सकता है किसी मूवी की कहानी टाइप का लगे, एक्चुअल में जो घटनाएं होती हैं उन्हीं पर मूवीज वगैरह बनती हैं और ऐसी चीज़ें बहुत सारी हुआ है पास्ट में भी और होती रही हैं और होती रहेंगी भी। दुनिया है तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चलती हैं, कुछ चीज़ें सामने आती हैं, कुछ चीज़ें सामने नहीं आती हैं। तो देखो ये टेरेंस अर्वेल जैक्सन जो था इसकी हो जाती है रहस्यमयी मौत। रहस्यमयी मौत में ये पता चलता है कि इसके पेय पदार्थ में पोलोनियम मिलाया गया था। डाउट कहाँ पर होता है, डाउट इससे नहीं होता कि होटल में मारा गया, डाउट लोगों को ये होना शुरू होता है कि इसकी डेथ के बाद जितनी भी वहाँ के आसपास की पुलिस अथॉरिटीज़ थी उनको बैन कर दिया गया था कि होटल में दिखाई मत पड़ना। होटल के जो स्टाफ थे उनको इस रूम से दूर रहने को कह दिया गया था। यूएस की एम्बेसी जो ढाका में है उसके अधिकारी आए, इसकी बॉडी साथ ही साथ में बहुत सारे जो बैग्स थे वो पैक करके लेकर गए। अब ऐसा हुआ तो वहाँ की लोकल मीडिया के बीच में खबरें चलने लगी, बातचीत चलने लगी, खबरें नहीं, और उन लोकल मीडिया को भी धमकाया गया कि इस पर कोई स्टोरी कवर मत करना। यही कारण था कि 31 अगस्त से बीता सितंबर के बाद अब आया अक्टूबर, अब जाकर के धीरे धीरे सुगबुगाहट से ये खबरें तेजी से आनी शुरू हुई। देखो भाई अगर कुछ हुआ है और उसकी खबर बनी तो वो उसको दबा नहीं पाएगा और उसके बहुत सारे लिंक मिलते चले जाएंगे। अब इसी बीच क्या हुआ कि जब पीएम मोदी 2 सितंबर को वापस लौटे थे तो वापस लौटे समय जब इंडिया में जब नई दिल्ली में सेमिकॉन शिखर सम्मेलन किया तो उस टाइम पर भी इन्होंने बोला, पहले तो बोला कि मैं अभी
कल के दिनों में जापान और चाइना से वापस आया हूँ समिट करके, तो तालियां खूब ज़ोर ज़ोर से बजने लगी। तब इन्होंने एक बात बोली, एक लाइन बोली, क्या आप इसलिए ताली बजा रहे हैं क्योंकि मैं चीन गया था, या इसलिए ताली बजा रहे हैं क्योंकि मैं वापस आ गया हूँ? कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, कि आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो? अब इसको लेकर के उस टाइम तो लोग हंस करके टाल दिए, लेकिन ये सारी चीज़ें जब लिंक होती गई तो लोगों के दिमाग में चलने लगा यार कि पीएम मोदी ऐसा तो कभी नहीं बोले थे, ऐसी ऐसी चीज़ें जो हो रही हैं ऐसा तो कभी अब तक होता नहीं था। अब लोगों ने ये लगाना शुरू किया कि पीएम मोदी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो एक प्रकार से संदेश देना चाहते थे उन लोगों को जो असैसिनेट करना चाहते थे, उन लोगों को ये बताना चाहते थे कि देखो मैं आ गया हूँ और तुम्हारे जो कारनामे थे वो हमें भी पता चल चुके थे, और बाकी तो उनको भी पता ही चल चुका होगा कि एक्सपोज हो गए हैं भाई। साथ ही साथ में अभी और भी बात निकल करके आई कि कुछ जगहों पर और भी आईएसआई के एजेंट मारे गए पिछले दिनों में, संदिग्ध अवस्था में ऐसे ही निपटाए जा रहे हैं, और अज्ञात लोग जो हैं उनको सल्यूट है, वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज के टाइम पर देखो कोई खुल करके तो नहीं बोलेगा, क्योंकि इंडिया में रॉ की ये खूबी है, कभी वो किसी चीज़ पर क्लेम नहीं करता कि ये हमने करवाया है, लेकिन जितना बढ़िया रॉ काम कर रही है ना उतना बढ़िया मोसाद भी शायद नहीं कर रही होगी इस हिसाब से। मतलब आप देखो पिछले 2-3 सालों में उठा करके देखोगे इतने ज़्यादा पाकिस्तानी ये पिल्ले मारे गए हैं वो, और इतने ज़्यादा कनाडा में भी खालिस्तानी वाले भी निपटाए गए हैं अज्ञात लोगों के द्वारा, कि उतना तो कोई नहीं किया होगा। खैर टॉपिक पर वापस आते हैं। तो यहाँ पर जब इनका ये हिंट मिला, इसके बाद रिसेंटली अभी पीयूष गोयल जी का भी एक बयान आया, उस बयान को आप सुनिए थोड़ा सा, उसमें भी आपको हिंट मिलेगा। And we are talking to the United States, of course, but we don't do deals in a hurry, and we don't do deals with deadlines or with a gun on our head. But that's how deals are done these days. It's a deadline. I don't think so. Tariffs come in midnight on this date. Take it or leave it. India looks long term. India never takes decisions in a rush or on the pressure of the moment. And we've accepted if there's a tariff on us, there is a tariff on us. We are looking how to overcome that. We are looking at newer markets. अब इसमें एक लाइन ध्यान दीजिएगा जो पीयूष गोयल जी ने कहा कि आप सर पर बंदूक तान करके हमसे कोई चीज़ नहीं करवा सकते हो। हम एक स्टेबल इकोनॉमी हैं और एक मजबूत आज के टाइम पर अपना पकड़ रखते हैं। तो ट्रंप जो हैं, ट्रंप चाचा जो 50% टैरिफ लगाने के बाद सोचे थे ये कि भारत झुक जाएगा, भारत को दबा देंगे, भारत से जो चाहेंगे वो करवाएंगे, भारत पाकिस्तान जैसा होगा, बांग्लादेश जैसा होगा या और जैसा होगा, उनको तगड़ा जवाब मिल रहा है हर एक सेक्टर में। जब ये टैरिफ लगाना शुरू किए भारत ने और बाकी के मार्केट प्लेसेस को ढूंढना शुरू कर दिया, अब इसमें भी इनको खलबली मची। भारत से बार बार ये क्लेम करने की कोशिश की है कि हमारे इनसे पीएम मोदी से बात हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, भारत ने सिरे से खारिज कर दिया, कोई बात नहीं हुई है। तो ये हर प्रकार से चिढ़े चले जा रहे हैं और ये बंदा करवा सकता है, ऐसी कोई मतलब कोई छोटी बात नहीं है। इनका अगर इतिहास देखोगे ना, इनका क्या जितने भी अमेरिकी राष्ट्रपति आए हैं या अमेरिका रहा है, अमेरिकियों का इतिहास रहा है कि या तो उनकी बात मानो नहीं तो रास्ते से हट जाओ। याद है होमी जहांगीर भाभा, याद है लाल बहादुर शास्त्री जी, और ऐसे तमाम अनगिनत डीआरडीओ और इसरो के साइंटिस्ट जो बड़े बड़े लेवल पर रिसर्च कर रहे थे, मिसाइल्स पर, रॉकेट्स पर या सैटेलाइट्स पर, उन सब की मिस्टीरियस डेथ हुई है, ना जाने कितनों की। तो इस सब के पीछे बहुत सारी बार CIA का हाथ बताया जाता रहा है। खैर अब ये तो थी ये बातें। अब इसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद आप देखो पिछले दिनों में ये बहुत मिलना भी चाह रहे हैं। अब डीप स्टेट एक्टिव है, वो चाह रहा है यहाँ पर कुछ ना कुछ करने का, भारत को चोट पहुँचाने का। भारत क्योंकि मान नहीं रहा, भारत में ये सत्ता परिवर्तन नहीं करा पाए हैं। आसपास की जितने देश है सब पर ये उथल पुथल कर चुके हैं, अपने मन मुताबिक सत्ता बैठा चुके हैं, लेकिन भारत में ये अपनी मनमानी नहीं चला पा रहे हैं। अभी देखो शर्म अल शेख सम्मेलन हुआ था जब गाजा पीस प्लान को लेकर के था, मैंने इस पर भी वीडियो आपको दी थी। ये हुआ था इजिप्ट के शर्म अल शेख में। वहां पर पीएम मोदी को इनवाइट किया गया था, लेकिन उसके बाद भी पीएम मोदी ने स्किप कर दिया। पीएम मोदी यहाँ पर नहीं गए और कीर्तिवर्धन सिंह को भेज दिया जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट थे एक्सटर्नल अफेयर के, तो उनको भेज दिया गया, वो भारत को रिप्रेजेंट करने गए। इसके बाद
इसके बाद अभी आसियान समिट की बात आई कि आसियान समिट होना है। अब आसियान समिट होने जा रहा है 27 को। पीएम मोदी इसको भी स्किप कर दिए हैं कि फिजिकली हम वहाँ नहीं रहेंगे, हम वर्चुअली इसमें हिस्सा लेंगे और फिजिकली एस जयशंकर साहब जाएंगे इस समिट में हिस्सा लेने। यानी कि पीएम मोदी अभी बाहर निकल भी नहीं रहे हैं, मतलब किसी और कंट्री में जा भी नहीं रहे हैं। अब ये सारी तो बातें रही हैं, मैंने अपनी तरीके से सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से रखने का प्रयास किया है। अब आप क्या सोचते हैं, ये खबर सही है या गलत है, इस पर मैं आप पर राय छोड़ देता हूँ। अगेन एमजेटी एजुकेशन किसी भी प्रकार के पीएम मोदी पर अटैक की कोई क्लेम नहीं करता है और बाकी तो आप समझदार हैं फिलहाल, और आगे भी अगर कुछ ऐसा होगा तो रॉ वाले बताएंगे नहीं, अपने अज्ञात वाले बताएंगे नहीं, जा करके अपना काम कर देंगे और कर ही दिया है। एक लोग तो अभी निपटे हुए हैं और भी धीरे धीरे लोग आईएसआई के बहुत सारे लोग मिल रहे हैं इस मामले में कि वो लोग भी निपटाए जा रहे हैं। खैर आगे जो भी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अगर यहाँ तक देखते हुए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से रॉ वालों के लिए वंदे मातरम।